क्लास 9th एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोड है 402। ग्रीन स्किल्स देख रहे हैं, यूनिट 5। कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रकृति हमें रिसोर्सेज देती है, हम उसको कैसे कंजर्व करें, कैसे हम उसका संरक्षण करें, कैसे हम उसे बचाएं। तो कंजर्वेशन होता क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ अ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रिवेंट इट्स एक्सप्लॉयटेशन, डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन। इसका मतलब ये हुआ, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि हम प्रकृति का इस तरीके से संरक्षण करें या इस तरीके से इसकी योजना बनाएं कि हम जो इसका शोषण कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं या इसको ख़राब कर रहे हैं, ये सब हम रोक दें। तो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है, क्योंकि ये एक एक्टिविटी नहीं होती, कंजर्वेशन केवल एक एक्टिविटी नहीं है, ये सम टोटल है, मतलब जोड़ है। और ये सारी एक्टिविटीज़, सम एक्टिविटीज़ कह लीजिए या टोटल एक्टिविटी कह दीजिए, ये इसीलिए की जा रही है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम बचा सकें। और बचाना तो है ही पहली चीज़। दूसरा ये है कि जो हम इसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, यानी पेड़ हैं तो पेड़ों को काट रहे हैं क्योंकि इसमें रोड बनानी है, हमें बिल्डिंगें बनानी है। पेड़ों के बगैर तो क्या होगा। इसी तरीके से खनन कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, चीज़ें निकाल रहे हैं और खुदाई किए जा रहे हैं। तो उन सब की जो एक्सेसिव यूज़ है प्राकृतिक संसाधनों का, जो हमें भगवान ने, अल्लाह ने और जीसस ने दिया है, उसको हमें रोकना है। इसका मतलब ये है कि एक तो हमको एफिशिएंटली यूज़ करें। अगर मान लीजिए कि आपको 10 की रिक्वायरमेंट है और आप 50 लेके चले आए, तो गलत हो गया ना। 40 आपने किसी और का हक मार लिया। और आप क्या कर रहे हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा आजकल के लड़के लड़कियां कहीं भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हैं या कई घर में भी ऐसे होता, तो प्लेट में जो भी वो लेंगे उसमें आधा छोड़ देते हैं। वो अपना उसको रुतबा समझते हैं, इज्जत समझते हैं कि वाह हमने इतना छोड़ दिया। एक भी दाना नहीं बचना चाहिए प्लेट में, क्योंकि हर एक दाना इस प्रकृति से आता है और उस दाने को बनने में समय निकल जाता है। कितने लोगों की मेहनत उसमें शामिल है। हो सकता है आपके पास पैसा हो, रुतबा हो, लेकिन आपको बाकी लोगों के बारे में भी सोचना है। तो पहली चीज इसमें जो आती है वो होती है कंडक्ट द रिसोर्स ऑडिट। ये जो चित्र है इसमें आप देखिए कैसे हम जो जंगली जानवर हैं या अपना जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको ख़राब करने में बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ तो पेड़ देख ही रहे हैं कि क्या क्या ये हमें फ़ायदा देता है। इसके फ़ायदे ये पेड़ जो है हमारी माँ है, दूसरी माँ है आप कह सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना है, इसको हम कहते हैं रिसोर्स ऑडिट। रिसोर्स ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जो भी संसाधन है उसकी ऑडिट करिए। ऑडिट का मतलब ये होता है कि पहले आप पता लगाइए कि किस तरीके से कंजम्पशन हो रहा है। यानी ये जो बंदा एक बंदा जिसकी रिक्वायरमेंट 10 है और वो 50 ले रहा है, तो आपको पता है, आपने ऑडिट किया और देखा रहे इसे तो 40 एक्स्ट्रा ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमको पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा ना कि यहाँ पर हमको कुछ करना है, यहाँ मेजर लेने हैं, यहाँ की भी ये 40 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। जैसे अगर आपको मैं एनर्जी यूज़ ऑडिट बताऊँ, तो एनर्जी, ये मैंने इसको चित्रण इस तरीके से किया है कि हम ये देख सकते हैं जैसे एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। आपके घर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम होगा। गर्मी के समय आप ठंडा चाहते हैं, ठंडे के समय आप गर्मी चाहते हैं। जो वेंटिलेशन सिस्टम है, आपके घर में वेंटिलेशन सिस्टम होगा, हवा का आना जाना ज़रूरी है। आपके घर में कितनी सनलाइट आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, दिन के समय हमारे घर ऐसे बने हुए हैं कि दिन के समय भी लाइट जलती रहती है, दिन और हमेशा फ़ैन चलता रहता है, जबकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इस तरीके से एनर्जी प्लानिंग के तरीके अपनाएं कि कैसे क्या क्या हो सकता है। ये सब हमने देखे, यही से हम कहते हैं ऑडिट। अब ऑडिट से ही तो हम कंजर्व कर पाएंगे। तो कंजर्व कैसे करेंगे? मान लीजिए ट्यूबलाइट है या लाइट है, इसमें तमाम दिनों से धूल जमी हुई है, तो ये आधी लाइट दे रहा है, तो आपने दूसरी लाइट भी जला ली। इसका मेंटेनेंस करना, जैसे एयर कंडीशनिंग है या फिर आपके जो वेंटिलेशन सिस्टम है, जो भी सिस्टम्स हैं उसको मेंटेनेंस करना है, आके इसकी सफाई करनी है, इसको ऐसा क्लियर करना है कि ठीक लेवल पे काम करे। जब भी आप काम ना कर रहे हों या आपको ज़रूरत नहीं है, तो लाइट और फैन को बंद कर दें, क्योंकि जिसमें भी मोटर होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, फ़ैन या एयर कंडीशनिंग इन सब में मोटर होती है, और जिसमें भी मोटर होगी उसमें ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी जाएगी। तो अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, यानी कि जो हमारी शक्ति या ये कहें एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो भी
चीज़ें हैं और यह एनर्जी जो खाती हैं उसका कंजर्वेशन, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, तो आपको फॉसिल फ्यूल भी मिलेगा। मान लीजिए फॉसिल फ्यूल है, अब आपको देखें कि मान लीजिए मन कर रहा है चलो घूम के चले आए, और आप हज़ारों किलोमीटर घूम के चले आए। अगर ये ज़रूरी नहीं है तो आप इसको रोक सकते हैं, पैसा बचेगा आपका। कितना कम रिसोर्स आप यूज़ करें, जितनी कम, जैसे आपने कोरोना टाइम्स में देखा कि जब लॉकडाउन लगा तो हम केवल थोड़े से खाने में, थोड़ी सी चीज़ों में हमने ज़िंदगी जीना सीख लिया, लेकिन जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ या थोड़ा सा हल्का हुआ, हम फिर से आ गए उसी अपने मोड में। सॉइल कंजर्वेशन, जिसको हम लैंड कंजर्वेशन भी कहते हैं, सॉइल का मतलब होता है ज़मीन, मिट्टी। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि भाई जो मिट्टी है वो हवा से, यानी विंड से, पानी से, वाटर से, ग्लेशियर से, जो हिम नदियाँ आती हैं उन सब से इरोड होती है। यानी जो ऊपरी, ये जैसे ज़मीन है तो इसकी ऊपरी परत जो है हमेशा निकल जाती है इन सब के ज़रिए, ये नेचुरल प्रोसेस है। अब ये निकल जाएगी तो इसकी ये एक तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उर्वरता जिसे हम कहते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि जब फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो आप उसमें पैदावार भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी ज़मीन में पैदावार करते हैं तो समय के साथ उसका न्यूट्रिएंट या फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो सॉइल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी हो जाता है? पहली चीज़ तो इसकी उर्वरता होनी चाहिए। अगर उर्वरता नहीं है, इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें केंचुए नहीं है, उसमें वो चीज़ें नहीं है जो इसकी उर्वरता प्रदान करते हैं, तो आप क्या ही कर पाएंगे, ये तो बेकार बंजर ज़मीन हो जाएगी। तो अगर आप ये देखिएगा कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें। मैन्योर का मतलब ये होता है कि भाई जो जिसमें वो तत्व, केमिकल तत्व कम हो, और फर्टिलाइज़र वो हो जब बहुत ज़रूरी हो। तो ये आप कर सकते हैं कि पहले मिट्टी में आप ये सब डालते रहिए, यानी कि मिट्टी में जब फर्टिलिटी खत्म हो गई तो आपको कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। जैसे आप में कैल्शियम की कमी होगी तो कैल्शियम की दवाई खाते हैं, वैसे ही डालना है। और जैसे एक क्रॉप आपने उगाया है, अगली बार यही क्रॉप मत उगाइए क्योंकि आपको इससे बहुत पैसा मिल रहा है, ऐसा मत करिए। आप दूसरी क्रॉप उगाइए, और दूसरी क्रॉप उगाएंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो पहली चीज़ तो है आपको ये सॉइल फर्टिलिटी का मेंटेनेंस करना है। दूसरा ये है कि ग्रेजिंग। अब क्या करते हैं हम, जो जानवर हुए एनिमल्स, ख़ास तौर पे बकरियां, गाय, भैंस, ये सब चरने के लिए छोड़ देते हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि पूरा एरिया खा जाते हैं, वो पूरा एरिया साफ़ कर जाते हैं। तो जब आप एरिया साफ़ कर जाएंगे तो अगर मिट्टी पे घास नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो मिट्टी का इरोजन शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि नेचुरल प्रोसेस से इरोजन, या ऊपर की परत हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, इसके ज़रिए जाती है। रिफॉरेस्टेशन, अगर आप पेड़ काटते हैं या फिर अगर एक पेड़ काटे तो मैं कहता हूँ 10 पेड़ लगाइए, क्योंकि एक पेड़ काट रहे हैं तो ये कितने साल की, 10 साल की मेहनत होती है पूरे प्रकृति की कि उस पेड़ को बड़ा करती है वो, और आप काट देते हैं उसको और उसको यूज़ कर लेते हैं। तो ट्री लगाना, पेड़ों को लगाना, और वेजिटेशन, वो जब भी आपके ज़मीन पे पेड़ उगेंगे वो अपने आप ये जो सॉइल इरोजन है उसको ख़त्म करेंगे। टेरेसिंग क्या होता है? टेरेसिंग को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि चित्र भी है यहाँ पे। टेरेसिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका इस तरीके से स्लोप है यूं, तो आप यहाँ करें कि इसको फ्लैट बना दें। इसको फ्लैट, जैसे यहाँ इन्होंने बनाया हुआ ना, इसको फ्लैट बनाइए। वैसे नीचे है लेकिन इसको इन्होंने फ्लैट बना दिया, ऐसे फ्लैट। तो इससे फ्लैट क्या हुआ कि जो पानी यहाँ पर आता, अगर इस तरीके से होता, पानी एकदम बहुत तेज़ी से आता और सारी मिट्टी ले जाता यहाँ की। लेकिन फ्लैट बना दिया तो पानी यूं ऐसे करके रुकेगा, उतनी स्पीड से नहीं जाएगा। तो ये तरीका होता है, हिल एरिया में इसको यूज़ किया जाता है, जहाँ पहाड़ है वो आप कर सकते हैं। कंटूर प्लोइंग का मतलब क्या होता है? कंटूर प्लोइंग का मतलब होता है प्लोइंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप। मतलब ये ऐसी है ना स्लोप, आपको इसके राइट एंगल, ये ऐसे प्लोइंग करनी है, मतलब इस तरीके से हल चलाना है। और इससे क्या होता है, और साथ में दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पर देखें, मैं आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कितना साइंस यूज़ करते थे हमारे आदिवासी और हमारे जो पुराने भाई हैं। यहाँ पर जब इन्होंने किया ना, तो यहाँ पर एक बाड़ भी लगा दी। आप देखें उभार दिख रहा है इस लाइन पे, ये जो उभार है इसका मतलब जब पानी आएगा तो यहाँ ठहरेगा या रुकेगा, ऐसे नहीं कि वो फ्लो कर जाएगा। तो यहाँ पानी रुकना चाहिए, और पानी रुकने से दो फायदे हो जाएंगे। एक तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो जाएगा, और दूसरा ये है कि सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। तो एक तो पानी ये रोकेगा, और दूसरा सॉइल इरोजन को भी कम करेगा, मतलब मिट्टी के जो ऊपर की परत निकालने वाली बात है उसको भी रोकेगा। तो ये तरीके हैं आपके सॉइल कंजर्वेशन के। वाटर कंजर्वेशन, अब आप बोलेंगे पानी तो हर जगह है, ओशन में पानी है, और बल्कि 3/4 यानी कि 75% हमारा ग्लोब पानी ही पानी है, फिर पानी की क्या ज़रूरत है?
तो इसका मतलब ये है कि आपको ये आइडिया है कि 3% से भी कम पीने वाला पानी है, और इसमें भी मैक्सिमम पानी जो है वो कहाँ है, ये फ्रेश वाटर है, वो सब ग्लेशियर्स में है। वो सब आप देखेंगे कनाडा और कनाडा का ऊपर, ऐसे नीचे आप जाइए जो अंटार्कटिका है और ऊपर वाले पार्ट है अलास्का वगैरह, वहाँ पर ये ग्लेशियर्स की तरह जमा है। वहाँ से कैसे पानी पियोगे आप? पानी तो आपके घर में आना चाहिए, टोटी में आना चाहिए, आपके बोतल में आना चाहिए, तब तो आप पी पाएंगे। तो पानी का संरक्षण और इसकी योजना प्रयोजना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका प्रबंधन, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, क्योंकि पानी के बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। ना तो ह्यूमन काइंड रह सकता है, ना प्लांट रह सकते हैं, ना एनिमल रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। तो उसका तरीका क्या है, क्या क्या हमें करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है, इसमें यहाँ पर आएगा कि ये मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एक घर में क्या नुकसान हो रहा है। पानी यहाँ शॉवर से बह रहा है, यहाँ पर वॉश बेसिन से बह रहा है, आप बाहर पेड़ों को भी ज़बरदस्त पानी डाल रहे हैं जबकि उनको उतनी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये पानी का नुकसान आप देखिए। तो कैचमेंट एरियाज हम कहते हैं, कैचमेंट ये जो इलाके हैं जहाँ पर पानी जाके रुकता है, जहाँ पर जो ज़मीन है वो पानी रोकती है, सोखती है। तो जब कैचमेंट एरियाज़ की हम बात करते हैं, ये कैचमेंट एरिया का एग्जांपल है, यहाँ पानी रुका हुआ है। अब जब पानी रुकेगा तो पानी नीचे भी जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर से ही तो हम पंप के थ्रू या फिर और तरीके के थ्रू हम पानी यूज़ करते हैं। ख़ासतौर पे अगर आप देखें कि पंजाब इलाका, राजस्थान इलाका, पंजाब में तो पानी है ही नहीं, वो तो गर्म इलाका है, वहाँ कैसे इतनी अच्छी खेती होती, क्योंकि वो वहाँ पर एक तो नहर बना दी गई है और दूसरा ये है कि वहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर का बहुत उपयोग होता है। तो इससे क्या होगा, हम जो कैचमेंट एरियाज है, कैचमेंट एरिया वही होते हैं जहाँ पर पानी आके रुक जाता है। तो यहाँ पर आप वेजिटेशन उगा दीजिए। वेजिटेशन जितना उगाएंगे, जितना पेड़ पौधे उगाएंगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा। इससे ये पानी रुकेगा और नीचे की तरफ जाएगा। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग डैम। अब आप ये देखिए, ये डैम बना है और रिजर्वायर, इसको रिजर्वायर मान लीजिए। रिजर्वायर बेसिकली एक जगह होती है जहाँ पानी आके आप ठहरा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पानी आप देना चाहते हैं, जैसे नदी आ रही है, अब आपने यहाँ पर ये जो डैम बना दिया, इसके थ्रू आप अलग अलग जगह पे पानी भेज सकते हैं। तो पानी का रेगुलेशन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर टरबाइन लगा दीजिए, तो पानी ऊपर से जो गिर रहा है टरबाइन को घुमाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम इसे कहते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट। अब ये जो गंदा पानी हम छोड़ देते हैं, चाहे घर से छोड़ते हैं चाहे फैक्ट्री से छोड़ते हैं, जो गंदा पानी जाता है, इस गंदे पानी को हमको क्या करना है, साफ पानी करके तब रिवर्स में छोड़ना है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट करना है पहले। ये गंदा पानी जब जाएगा तो आप सोचिए, आपने तो गंदा पानी छोड़ दिया, इस पानी में भी तो कोई रहता होगा, हर जगह कोई ना कोई रह रहा है। ऊपर वाले ने जो फ्लोरा है, फौना है, इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, सब बनाया हुआ है, पूरा का पूरा पर्यावरण, एटमॉस्फेयर सब बनाया हुआ। तो इस जगह भी तो कोई रह रहा होगा, जीव जंतु प्राणी रह रहे होंगे, मछलियाँ रह रही होंगी, कोई घोंघा रह रहा होगा, कोई ना कोई तो रह रहा होगा। हम तो केवल ये छोड़ देते हैं और उसके बाद क्या इकोसिस्टम खराब होता है। तो बगैर ट्रीटमेंट किए, इसको साफ किया, आप छोड़ेंगे नहीं, कोई भी नहीं छोड़ेगा। उसके बाद है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम एफ्लुएंट कहते हैं, इसी को समझ लीजिए आप, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है। तो इससे क्या होता है कि जो केमिकल और थर्मल पॉल्यूशन है, केमिकल तो सीधी सी बात है कि भाई जो एसिड है या जो खतरनाक इसमें केमिकल्स होते हैं वो यहाँ पर जाके नुकसान करेंगे। दूसरा ये है कि मान लीजिए इसका टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें अंडे उबल सकते हैं, वो उबलने वाला पानी अगर आपने डाल दिया तो यहाँ की मछलियाँ जी पाएंगी। अगर मान लीजिए आपको ये पानी है और गर्म पानी जो अंडे उबलने वाला है, इसमें आपको डाल दिया जाए तो कैसे रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप कर रहे हैं, आप केवल अपने बारे में सोच रहे, बाकियों के बारे में नहीं सोच रहे। तो ये वाटर कंजर्वेशन के तरीके हैं, आपको ये अपनाने हैं। इसमें आता है जुडिशियस यूज ऑफ वाटर। पानी को आप ऐसे इस्तेमाल करिए जिससे नुकसान ना हो। जो आपको मैंने सबसे पहली चीज़ दिखाई थी ना, वो यही थी कि ये जो तरीका है इससे आपको बचना है। पानी की टोटी बह रही है, चलो भाई प्लम्बर को बुला लेंगे। नहा रहे हैं तो घंटे घंटे पर नहा रहे हैं, वहाँ पे फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, वहाँ वीडियो भी देख रहे हैं। बाहर पानी चल रहा है, वहाँ पर फ़ोन पे बात किए जा रहे हैं, या कोई अपने चले गए कोई मार्केट, पानी अपने आप बह रहा है। ये नहीं ना, जहाँ पानी यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं ना, वहाँ वहीं किसी और को पानी की कमी महसूस हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब आप देखेंगे यहाँ पर बाकायदा जो तमिलनाडु है उसमें कानून बना दिया गया है कि भाई आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, लोगों को प्राइज़ मिल रहा है। एक ऐसा गांव है जो जहाँ पर हर एक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो पानी आ रहा है, अब देखिए इसका एक स्टेप बाय स्टेप देखिए। पानी आया, पानी का आपने यहाँ से लिया छत से, पानी को यूँ पाइप के थ्रू आपने भेज दिया किसी टैंक में। तो जो पानी आ रहा है, जो
वेस्ट हो रहा था या फिर कहें कि जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, वो आपने रेन वाटर कलेक्शन टैंक में डाला। अब इसका उपयोग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये ज़मीन के नीचे जाएगा तो ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी बढ़ाएगा, जिससे पेड़ वेड़ अच्छे से पनपेंगे और आपको भी पानी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस पानी को स्टोर कर सकते हैं, अगर पीने के लिए तो बाकी सारे कामों के लिए तो पानी का उपयोग कर ही सकते हैं। जहाँ पर बरसात कम समय के लिए होती है उनके लिए ज़रूरी है, और जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ तो बहुत ही अच्छी बात है। वाटरशेड, वाटरशेड का मतलब ये होता है, देखिए वैसे वाटरशेड जो है वो हाइड्रोलॉजी का सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जो जिस जगह से वाटर शेड हो रहा है इसको हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि वाटरशेड का मतलब ये है एक सिंगल यूनिट ऑफ लैंड, एक जैसे ज़मीन है जिसका एक ड्रेनेज सिस्टम हो, और यहां पर हमने बाकायदा सॉइल का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सॉइल मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, लैंड इरोजन वगैरह रोक रहे हैं, ज़मीन की ऊपरी परत को जाने से रोक रहे हैं, और यहीं पे हम वाटर मैनेजमेंट भी कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट के भी मैंने आपको तरीके बताए, और इसके अलावा आप यहाँ पर पेड़ पौधे भी उगा रहे हैं। तो इसको, ये जो वाटरशेड का तरीका है, कैसे हम एक अच्छे तरीके से पानी का कंजर्वेशन करें, यानी कैसे हम ये एक, हमें पता है केवल यही पानी का सोर्स है अगर हमारे इलाके में, तो वहाँ पेड़ भी उगाएं, यहाँ पर इसको मिट्टी ले जाने भी से भी बचें, और इस पानी का सही तरीके से उपयोग करें। इसे हम वाटरशेड मैनेजमेंट कहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कैसे कंजर्व की जाएगी साहब, तो ये जो चर्चा है ये हम करते हैं अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।